मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 9वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग 8 वीडियो लेक्चर में 8वें वीडियो लेक्चर तक में एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक टाइप के सवाल को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका अंतिम दिन का क्लास ले रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ क्यूई के शेष बचे सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, शेष बचे टाइप्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। लिखिए आप लोग सवाल 1-9। आज का पहला क्वेश्चन 1-9। शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चाल से चलती है। यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में, यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। कुल 2 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यहां पर 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। एक है ऊर्ध्व प्रवाह और एक है अनुप्रवाह। तो देखिए ये ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है, आप पहले ये समझिए। ये नदी है, ये जल है, इस पर मान लिया जाए कोई इस तरह से नाव चल रहा है। अब यदि पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ, समझ रहे हो, तो क्या करेगा, जब पानी इस तरफ बह रहा है तो इसका जो अपना चाल होगा सो होगा ही, नाव का अपना चाल होगा सो होगा ही, और ये जो जल है यह भी इसको यहां तक पहुंचाने में सपोर्ट करेगा। ये समझ रहे हो आप? मतलब मान लिया जाए यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और धारा मान लिया जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो इसका मतलब है 1 घंटे में जो है नाव धारा के प्रवाह में, धारा के अनुप्रवाह में 15 और 3 यह 18 किलोमीटर चल जाएगा। यानी धारा के अनुप्रवाह में, अनु मतलब धारा की ओर, दोनों का चाल जुटता है। वही चीज यदि नाव इधर रहता, इस साइड रहता, इस पार से हमको उस पार जाना होता और धारा इधर ही चल रहा है, तो आप देखो नाव यदि उधर जाने का प्रयास करता तो धारा क्या करता, उसको धकेलता। इसका मतलब वह जो है उसको अपने वापस आने में उसको कुछ ज्यादा समय लगता
है कि नहीं, समझ रहे हो ना। क्योंकि यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव को पीछे धकेल रही है। तो इसका मतलब है कि अनुप्रवाह का मतलब हो गया कि वह धारा के दिशा में चल रहा है, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हो गया धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। कुछ बात समझ में आया। अब आते हैं उस क्वेश्चन में। देखो कह क्या रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर मतलब विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, और अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। और उस दोनों कंडीशन में उसको कुल कितना समय लगता है, 2 घंटा 40 मिनट। तो समय बराबर आप सूत्र जानते हो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये दूरी है और ये भी दूरी है। एक बार ऊर्ध्व प्रवाह में हम लोग समय निकालेंगे और एक बार अनुप्रवाह में समय निकालेंगे, और दोनों समय को जोड़ देंगे और टोटल लिखेंगे 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो नदी की धारा है उसकी चाल कितनी है, क्योंकि नदी का धारा का चाल जो है वह इफेक्ट करेगा किसको, वह इफेक्ट करेगा नाव के चाल को। तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल तो दिया हुआ ही है। नाव का चाल देने का मतलब सामान्य तो होता है शांत जल में। नाव की चाल दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब शांत जल, जल जब स्थिर है तो उसका रफ्तार इतना है, यानी उसमें जल उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 12 किलोमीटर बराबर। अब यहां पर लिखते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की आपेक्षिक चाल, इस आपेक्षिक चाल मतलब इसमें एक जो है दूसरे को अफेक्ट करेगा। तो नाव यदि विपरीत दिशा में चलेगा, धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या करेगा, उसका चाल घटेगा कि बढ़ेगा, उसका चाल घटेगा। तो ये हो गया 12 किलोमीटर अपना चाल है, उसमें x घटेगा किलोमीटर पर आवर। से हम फिर लिखेंगे अनुप्रवाह में नाव की आपेक्षिक चाल, तो 12 प्लस x साथ साथ चलेगा तो निश्चित तौर पर चाल जुटेगा। प्रश्न से अब देखो, ऊर्ध्व प्रवाह में 12 चलता है, ऊर्ध्व प्रवाह में चाल इतना है, तो दूरी आपका 12 किलोमीटर है, चाल इतना है, तो ये हो गया 12/12 माइनस x, राइट। और फिर उसी तरह से अनुप्रवाह में 12 है और उसमें अनुप्रवाह में चाल जो है इतना है, तो 12/12 प्लस x। इसमें टोटल जो समय लगा, ये दोनों को जोड़ दिया तो टोटल समय वो देखो समय कितना है, 2 घंटा 40 मिनट बराबर लिखेंगे 2 घंटा 40 मिनट। क्लियर है। अब एलसीएम लो इसका है, एलसीएम हो गया 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, गुना हो जाएगा 12 को दोनों से गुना, इधर 12 को दोनों से, 12 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 12 इंटू 12 माइनस एक्स, 2 घंटा 40 मिनट, 2.40/60 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ध्यान रखना ये घंटा में है, इसीलिए मिनट को भी घंटा में बदल दिए। ये 20 दूनी 40, 20 तिया 60। कैलकुलेशन हम इधर कर रहे हैं। चलिए ये हो गया दिस इम्प्लाई, यहाँ कैलकुलेट हम ऊपर कर रहे हैं, बराबर 144 जोड़ 12x जोड़ 144 घटाओ 12x डिवाइडेड बाय प्लस बी या माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
देखो पूर्णांक में है, द्वितीय 6, 6 दूनी द्वितीय 6, 6 दू 8, 8/3। देखो 12x कट गया, 144 दूनी 144, 144 288 बटे 144 माइनस x² बराबर 8/3। क्लियर है। आप अब कोना कोनी गुना कर दो या फिर 8 से इसको कटा सकते हो। 8 तिया 24, 4 8 8 6 48, कोना कोनी अब गुना कर दो। 36 तिया 108 बराबर 144 माइनस x²। ठीक है, x² को इधर 108 को दूसरी साइड ले आते हैं। दिस इंप्लाइज x² 144 घटाओ 108 36 √36 प्लस माइनस इसलिए नहीं किए क्योंकि x का जो मान होगा, मतलब नायक का धारा का जो चाल होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए x बराबर 6। ठीक, तो अब लास्ट में लिख देंगे, इसलिए धारा की चाल बराबर x का मान 6 आया है, 6 km/h। समझ गए। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। ये जो है नाव और धारा से संबंधित है, यहां पर आप लिख सकते हैं नाव और धारा से संबंधित। चलिए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये नल और टंकी पर आधारित एक क्वेश्चन है। देखिए, पानी के 2 नल एक साथ, दूसरा क्वेश्चन आज का, पानी के 2 नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में लगातार
लगा समय ज्ञात करें। हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें। यह इसका दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि दो नल एक साथ एक हौज को भरने में इतना समय लगता है। मतलब एक हौज यानी एक समझ लो टंकी टाइप का ये बना हुआ है। इसमें यदि एक नल लगा हुआ है, ठीक, तो यह इसको भर रहा है। अब यदि हम इसमें एक बड़ा मोटा पाइप वाला नल लगा देंगे तो क्या होगा? ये तो आप समझ रहे हो कि ये जो है ज्यादा समय लगेगा इसको भरने में, और जिसका व्यास ज्यादा है यानी जो ज्यादा मोटा है वह चूंकि पानी ज्यादा देगा तो उसको भरने में कम समय लगेगा। ये तो समझ रहे हो। मान लिया जाए 5 घंटा में भरता है तो निश्चित तौर पर इससे कम भरेगा, हो सकता है 4 घंटा में भरे, 3 घंटा में भरे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है उसको हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। मतलब मान लिया जाए कि छोटा जो कम व्यास वाला है उसको मान लिया जाए 25 घंटा लगता है। इसका मतलब बड़ा हाथी वाला को कितना लगता है? 15 घंटा लगता है, उससे 10 घंटा कम लगता है, ठीक है। अच्छा, दोनों मिला करके कह रहा है कि यदि इसको भी छोड़ दें एक साथ, इसको भी एक साथ छोड़ दें तो इसको कितना लगता है? 9×3/8 घंटे का समय लगता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि दोनों जो है दोनों कितना कितना समय में भरता है। तो पहले हम कम व्यास वाला मानते हैं, अधिक व्यास वाला मानते हैं। माना, देखो क्या कह रहा है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लग लेता है। कम व्यास वाला मानते हैं। माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटा में भरता है, x घंटा में भरता है, राइट। तो इसका मतलब यहां लिखेंगे, इसलिए अधिक व्यास वाला जो होगा उसको कितना समय लगना चाहिए? इससे 10 घंटा कम समय लगेगा। तो x है तो x माइनस 10 घंटा समय लगेगा, राइट। अब देखो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, x घंटा में 1 भाग भरता है, मतलब फुल भरता है। 1 घंटा में 1/x, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट 1/x। ये हुआ पहला का, और दूसरा का भी उसी तरह से। ये अधिक व्यास वाला जो है x माइनस 10 घंटा में 1 नल भरता है, जिसका मतलब 1 घंटा में 1/x माइनस 10 भाग भरेगा, प्लस 1/x माइनस 10, राइट। ये हो गया दोनों मिल करके 1 घंटा में। अब देखो यहाँ पर दिया गया है 9×3/8 घंटा में जो है दोनों मिलकर एक हौज भर लेता है। मतलब फिर से लिखेंगे, पुनः दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरा भाग। तो ये जो है 9×3/8 घंटा में 1 भाग भरता है, तो 1 घंटा में निकालना पड़ेगा, तो 1/, इतना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/9×3/8 यानी 1/9 3 75/8, यानी ये हो गया 8/75, ठीक है। उलट जाता है, नीचे में 2 रहे तो। अब ये भी 1 घंटे का टाइम है और ये भी 1 घंटे का, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। यानी लिखेंगे प्रश्न से 1/x जोड़ 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। एलसीएम हो गया x इंटू x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75।
एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x 8/75 कोना कोनी गुना कर लीजिए इसको। ये हो गया 8x स्क्वायर 10 8 80x 8x स्क्वायर 8 80 बराबर 75 दूनी 150x माइनस 750। सबको एक तरफ ले आते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर 15 8 23 230x जोड़ 750 बराबर 0। इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ले ही लेते हैं कॉमन। 4x स्क्वायर 2 से 115x 375 बराबर 0। ये उधर आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 115x जोड़ 375 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम खंडन करते हैं। 25 और 60 115 गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x जोड़ 375 बराबर 0। 4x कॉमन x माइनस 25 15 कॉमन x माइनस 25। ये हो गया x माइनस 25 4x माइनस 15 x 25 4x माइनस 15 बराबर 0 x बराबर 15/4। अब देखो x का ये मान सही है या ये मान सही है। यदि आप यहाँ x 10 घटाते हो तो इसमें तो 10 घट जाएगा, लेकिन इसमें निगेटिव में आ जाएगा ना, क्योंकि यह जो है 3 चौके 12 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो 4 में यदि 10 घटाते हो तो रिजल्ट निगेटिव होगा। आप ऐसा थोड़े बोल सकते हो कि इस नल को टंकी को भरने में -2 घंटा का समय लगा, नहीं ना। तो निगेटिव में हम लोगों को समय नहीं लग सकता है, जब भी लगेगा तो पॉजिटिव में लगेगा। इस हिसाब से यह अमान्य हो जाएगा, ये मान्य हो जाएगा। यहाँ मान्य लिखेंगे और ये वाला अमान्य लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक नल को हौज को भरने में लगा समय ज्ञात करें। तो अब पहले नल और दूसरे नल को कितना कितना समय लगेगा उस पर बैठा देंगे। लास्ट में लिखते हैं, इसलिए पहले और कम व्यास और ज्यादा व्यास है, कम व्यास वाले नल का समय, इसका समय जो है x घंटा लगता है। x का मान हो गया 25 घंटा। और फिर अधिक व्यास वाला नल को जो समय लगेगा वो दिया गया आपको x माइनस 10 बराबर 25 माइनस 10 यानी 15 घंटा। समझ गया? चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए आप।
चलिए ठीक है, तो एक को 25 घंटा लगा और एक को 15, 25 घंटा 10 यानी 15 घंटा लगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा टाइप। लिखा जाए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर यह आयत और वर्ग का मिश्र है। और ये वाला वर्ग से संबंधित है क्वेश्चन, केवल वर्ग से संबंधित है। लिखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, आज का तीसरा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 468 मीटर स्क्वायर है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें। दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें। सॉल्यूशन, क्या गो वर्ग है यहाँ पर? 2 गो वर्ग दिया गया है, तो दोनों वर्ग का भुजा पहले मान लेते हैं। माना एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, हम पहला दूसरा नाम करके देते हैं। पहले वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो मीटर में है यहाँ पर, इसको भी मीटर में लीजिए। दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर, राइट। चलिए आते हैं प्रश्न से पर। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का अंतर, तो ये लिखा हुआ है आपका क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया है? 468 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, x भुजा स्क्वायर, तो ये है पहला x और दूसरा y, तो इस दोनों को अंतर करना है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, राइट। पुनः अब फिर देखो, क्षेत्रफल के बाद क्या दिया है? परिमापों का अंतर। किसका? परिमाप का। तो यहां लिखेंगे परिमापों का अंतर। ये दिया है आपका कितना? देखो 24 मीटर दिया है, 24 मीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं, 4 गुना भुजा होता है, तो 4x और दूसरे का हो जाएगा 4y बराबर 24। इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 24, कट जाएगा 4 से 6 बार में, y माइनस इधर जाकर प्लस, y बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा 6 प्लस y, ठीक है। अब समीकरण 1 से वापस चलिए, इसमें x के जगह पर 6 प्लस y रख दीजिए। यहाँ पे इसको 2 मान लेते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज लिखते हैं 1 और 2 से।
एक नंबर पहले उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, 6 प्लस वाई 468, राइट। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का मतलब 6, बी मतलब y, तो 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, बी प्लस वाई स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर बराबर 468, वाई स्क्वायर कट गया, ये हो गया 6 के 36 जोड़ 12 वाई बराबर 468। और यह इस तरह का सवाल है, नाम तो है द्विघात, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण टाइप का नहीं आया, ये एक घात हो गया। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर भले 2 पावर यूज हुआ है, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद जो हम देख रहे हैं सिर्फ y का ही प्रयोग हो रहा है। खैर 36 प्लस उधर जाके माइनस 12 y बराबर 468 घटाओ 36, 12 y बराबर 2 3 432, 12 36 72, y बराबर हो गया 36, और जब y का मान 36 हो गया, x का मान चलते हैं 2 से चलिएगा तो x का मान निकल जाएगा 6 प्लस y 6 प्लस 36, 36 6 42, एक्स वाई निकल गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो दोनों का भुजा निकल गया, एक का 42 निकला, एक का 36 निकला। यहाँ लिखेंगे इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर पहला मान 42 निकला, x का मान 42 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y का मान 36 निकला, 36 मीटर आंसर। समझ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसके बाद चलते हैं अब अन्य टाइप पर। आज का अंतिम सवाल, अन्य टाइप पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए, ऊतम के समूह का 1/4 भाग, क्वेश्चन लिखिए सर, ऊतम के समूह का 1/4 भाग, लिखते चलिए सब, ऊतम के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाए गए, जंगल में पाए गए, जंगल में पाए गए उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना, उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना, वर्गमूल का दुगना एक पहाड़ी पर पाए गए, एक पहाड़ी पर पाए गए तथा शेष 15 एक नदी के किनारे पाए गए, तथा शेष 15 एक नदी के किनारे
पाए गए ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात करें। ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात करें। ऊँटों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाना है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या कह रहा है? ऊंट का समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया। पहले हम ये जानते हैं कि ऊंट के समूह में कितने ऊंट शामिल थे। तो हम लोग मानते हैं, माना ऊंटों की संख्या बराबर x। ऊंट का कुल संख्या क्या मान लिए? x। अब देखो क्या कह रहा है, उनका जो 1/4 भाग है कहां पर मिलता है? जंगल में। तो जंगल में ऊंट की संख्या क्या कह रहा है भाई? 1/4। 1/4 मतलब x का 1/4, यानी ये हो गया x/4। इतना भाग कहां पर है? इतना भाग जंगल में। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना एक पहाड़ी पर पाए गए। अब यहां पर लिखते हैं पहाड़ी पर ऊंट की संख्या। क्या कह रहा है? ध्यान दो, उनकी कुल संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब x है उसका कुल संख्या, इसका वर्गमूल लिखेंगे तो √x। हाँ देखो क्या कह रहा है, वर्गमूल का दुगना, इसका दोगुना, यानी ये हो गया 2√x। ठीक है। और शेष एक नदी के किनारे पाए गए, तो शेष जो है वह शेष जो 15 बचा वो कहां पर है? नदी के किनारे। मतलब जंगल और पहाड़ के अलावा जो है शेष और भी है जो नदी के किनारे है। यानी इसमें हम बोल सकते हैं नदी के किनारे ऊंट की संख्या 15। तो देखो, कुछ जंगल में, कुछ पहाड़ में और कुछ नदी पर, इस तीनों को यदि हम जोड़ दें, है ना, क्योंकि ऊंट जो है यहाँ पर सवाल के हिसाब से 3 ही जगह पाया जाता है, एक जंगल में, एक पहाड़ पर और एक नदी पर। इस 3 तरह का है, कुछ जंगल में है, कुछ पहाड़ पर, जो बच गया वो नदी के किनारे है। इसका मतलब हम तीनों को यदि जोड़ दें, इस तीनों को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? सोचो आप कि तीनों मिला करके आपका ऊंट का कुल संख्या के बराबर होगा कि नहीं? तो इस तीनों को आप जोड़ दो, बराबर ऊंट का संख्या यानी x लिख देना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से x/4 जोड़ 2√x जोड़ 15 बराबर x हो गया। अब इसको आप ये कर लो, x को इधर ले आते हैं, x/4 2√x जोड़ 15 घटा x बराबर 0। एलसीएम हो गया 4, x 4 दूनी 8 √x 15 चौके 60 घटा 4x बराबर 0। 4 इधर भाग है, उधर जाके गुना होके खत्म हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 4x में एक x गया, -3x प्लस 8√15, सॉरी 8 क्या हो गया, 8√x, सॉरी 8√x प्लस 60 बराबर 0। माइनस है, माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये हो गया, माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 8√x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, माइनस को खत्म कर दो, -1 एक तरह से इधर गुना है, उधर जाके भाग हो गया, 3x माइनस 8√x माइनस 60 बराबर 0। ठीक। अब x के बदला हम लोग √x 2 बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 √x का होल स्क्वायर 8 √x माइनस 60 बराबर 0।
राइट। चलिए अब इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आपको ध्यान में होगा हम रिडक्शन बताए थे, तो यहां पर भी रूट एक्स को y मान लेते हैं, जिससे यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। रूट एक्स बराबर y, ये बात अलग है, x का मान निकालना है तो रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं हम। ये हो गया 3, रूट एक्स को हम लोग y माने थे, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 बराबर 0। चलो इसको गुना करते हैं, 60 या 180, 180 से आपको 8 बनाना है, गुणनखंड करो। ये हो गया 3y स्क्वायर 36 पंचे 180, 18 और 10 माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 बराबर 0। 3y कॉमन, y माइनस 6, 10 कॉमन, y माइनस 6, y माइनस 6, 3y प्लस 10, 2 पार्ट में, y बराबर 6। ये हो गया मान माइनस 10/3, ये हो गया अमान्य। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊंट की कुल संख्या ज्ञात करें। ऊंट की कुल संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का मान आप देख लो, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर y स्क्वायर, तो y ये 6 का स्क्वायर। ये आप देख रहे हो 10/3, कभी भी 10/3 ऊंट तो हो नहीं सकता है। यदि मान लिया जाए पहाड़ पर 15 ऊंट है या 15 से अधिक है, तो उसको क्या बोलोगे, 15.5 ऊंट या 24.5 ऊंट। तो ये बटे वाला पार्ट है, इसलिए इतना ऊंट का संख्या नहीं होगा। ऊंट का संख्या जब भी होगा ये 6 होगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखोगे, इसलिए ऊंट की संख्या बराबर x, x के जगह पर हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर, y यानी 6 का स्क्वायर बराबर 36। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज यह आपका अंतिम क्लास था द्विघात समीकरण का, और अब आप लोगों को जितना भी हमने द्विघात समीकरण में पढ़ाया है उसका टेस्ट आप लोगों का कल लिया जाएगा। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट 3 बजे से होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, टेस्ट टाइम 3 बजे से। और इसका टेस्ट का रूल और रेगुलेशन क्या होगा उसको हम कल आपको टेलीग्राम में ग्रुप मैसेज में समझा देंगे। आप इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वही लोग कल टेस्ट दे पाएंगे। टेस्ट का रूल और रेगुलेशन कल आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि यह आप लोगों का पहला टेस्ट है, एक तरह से पहला एक्सपीरियंस, जब आपके सामने हम उपस्थित नहीं होंगे फिर भी आपको टेस्ट देना है, तो आप अपने ईमानदारी से इस टेस्ट को देने का प्रयास कीजिएगा। आप यह प्रयास कीजिएगा कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो घर के कोई गार्जियन, चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो,
बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या बड़ा उपलब्ध नहीं है तो छोटा भी हो, वो कम से कम आपके पास उपस्थित रहे, यदि संभव हो सके तो। और यदि संभव नहीं है तो आप ईमानदारी से यह सोच करके दें कि हम आपके सामने उपस्थित है, हम आपको देख पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद में ईमानदार हो तभी आपको टेस्ट देने में मजा भी आएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वे सारे स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके, बल्कि आज 3 बार का टाइम है, आप लोग ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, तभी आप टेस्ट दे पाएंगे। अन्यथा कल टेस्ट से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो और दूसरी बात कि टेस्ट का चेक इन भी आपको खुद ही करना है। जैसे ही टेस्ट समाप्त होगा, हम जस्ट आपको आंसर भेज देंगे, उससे आप लोगों को आंसर मिला करके आपको कितना मार्क्स आया वो आपको वहां पर मेंशन करना है। बाकी उससे संबंधित रूल और रेगुलेशन आपको कल टेलीग्राम पर जारी किया जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर का यह पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग कल टेस्ट में मिलते हैं 3 बजे। सभी लोग 3 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे अपने अपने ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग परसों से एक नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।